नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश महिंद्रा आज आपको भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और विभिन्न रूपों में उसकी भूमिका का अध्ययन कराऊंगा। प्रधानमंत्री की ये है पेपर BA पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड भारतीय राजव्यवस्था और शीर्षक या टॉपिक, हमारा टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री की भूमिका। प्रधानमंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री की भूमिका और विभिन्न रूपों में उसकी भूमिका। प्रधानमंत्री की भूमिका और विभिन्न रूपों, प्रधानमंत्री की शक्तियां और विभिन्न रूपों में भूमिका। भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या है? प्रधानमंत्री के कार्यों की विवेचना में हमें यह बात आभास हुई, हमें यह बात मालूम हुई कि भारतीय प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से सर्वश्रेष्ठ हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिटेन राज व्यवस्था के समान है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि मंत्रिमंडल और संसद पर प्रधानमंत्री पूर्ण सत्ता स्थापित हो गई। प्रधानमंत्री की पूर्ण सत्ता स्थापित हो गई। इस बारे में ब्रिटिश विचारक बेजहोट ने अपनी पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में नवीन संस्करण की प्रस्तावना के बारे में लिखा। इसी प्रकार क्रॉसमैन नामक राजनीतिक विचारक ने कहा है कि मिली जुली सरकारों के अपवाद स्वरूप, मिली जुली सरकारों को छोड़ के हमें एक बात निश्चित है, हमें एक बात आभास होती है। क्रॉसमैन ने युद्धोत्तर में कैबिनेट शासन को प्रधानमंत्री शासन में बदलते हुए देखा। जो पूर्व में कैबिनेट शासन था, मंत्रिपरिषद का शासन था, उसको क्रॉसमैन ने युद्धोत्तर काल था, द्वितीय विश्व युद्ध का उत्तर वाला काल था, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म का जो काल हुआ, उस काल में उन्होंने कैबिनेट देखा। अब जब कैबिनेट में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण देखी, तो उसका वर्णन हम निम्नानुसार कर सकते हैं। नंबर 1 आता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यानी भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां और विभिन्न रूपों की जो भूमिका है, उसमें प्रथम रूप हमारा रहेगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसके लिए हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को स्पष्ट करने के लिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को समझने के लिए, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में भूमिका को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद में समझने के लिए हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 को समझना पड़ेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की प्रथम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। इस संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये संविधान की भाषा की गई है, किंतु वास्तविक स्थिति इससे भी अलग है। वास्तविक स्थिति इससे अलग है। जिन व्यक्तियों को मंत्री बनाना है, जिन व्यक्तियों के मंत्रियों की अनुशंसा करनी है, उनकी नियुक्ति रियल में प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति तो सिर्फ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति केवल औपचारिकता है।
इस संबंध में विभागों के उल्लेख सहित जो नाम प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के सामने रखे जाते हैं, जिन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने रखता है, जिन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने रखने की कोशिश करता है, उन व्यक्तियों प्रधानमंत्री जो जिस व्यक्ति के नाम और पद का उल्लेख करता है, राष्ट्रपति उन्हीं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ये मात्र एक औपचारिकता रह गई है अनुच्छेद 75 की। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति से द्वारा की जाएगी, किंतु वास्तविक में प्रधानमंत्री ही अन्य मंत्रियों के नाम सहित नियुक्ति करता है कि किस व्यक्ति को किस मंत्री बनाना है, किस सत्र का मंत्री बनाना है, कौन सा विभाग देना है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर उनके नाम के आगे अंकित विभागों को मंत्री घोषित कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद का जब निर्माण करते हैं, प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं या अपने मंत्रियों का निर्माण करते हैं या अपने मंत्रियों को बनाते हैं, उनको बनाते समय उनको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि उस व्यक्ति के पास प्रशासनिक योग्यता क्या है, वो कौन सा विभाग संभाल सकता है, उस व्यक्ति का राजनीति में कद क्या है, उससे व्यक्ति से राजनीति कितनी प्रभावित होती है, वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को करता है या नहीं करता है, वो किस धर्म से, किस जाति से, किस समुदाय से, किस संप्रदाय से, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को समझते हुए प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कुछ उदाहरणों में प्रधानमंत्री किसी विशेष व्यक्तियों को मंत्री परिषद में लेने इच्छानुसार होगा विभाग देने के लिए बाध्य होता है। उदाहरण के लिए सरदार पटेल जब देश के प्रथम गृह मंत्री बने थे तो सरदार पटेल गृह विभाग लेना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री उन्हें गृह विभाग देना नहीं चाहते थे, किंतु उनकी राजनीतिक भूमिका को देखते हुए, उनकी प्रशासनिक योग्यता को देखते हुए उन्हें गृह विभाग देना पड़ा। इसी प्रकार 1967 में प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, किंतु उनकी योग्यता को देखते हुए, उनका राजनीतिक कद देखते हुए श्रीमती गांधी को उन्हें उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पद देना पड़ा। इसी प्रकार 1998 और 1999 में यही स्थिति पैदा हुई जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। इस स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी को गृह मंत्री का पद नहीं देना चाहते थे, किंतु उन्हें देना पड़ा। ये कुछ अपवाद है जिसमें प्रधानमंत्री चाहते हुए भी संबंधित व्यक्ति के पद को नहीं रोक सकता। एक बार जो मंत्री परिषद का निर्माण हो जाता है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद विभागों को परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र रहता है। 1966 में नंदा जी को गृह विभाग तथा 1967 में देसाई जी को वित्त विभाग और उप प्रधानमंत्री का पद उनकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया। प्रधानमंत्री न केवल मंत्री परिषद का निर्माण करता है, वरन उस मंत्री परिषद का जो निर्माण किया है उसका केंद्रीय संचालन की भूमिका रखता है। उसका केंद्र प्रधानमंत्री है। समस्त मंत्रियों को प्रधानमंत्री को अपने कार्यों की रिपोर्ट देनी होती है। मंत्री परिषद विभिन्न बातों का निर्णय मतदान के आधार पर होता है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री निर्णय दे देता है वो निर्णायक भूमिका होती है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों का सभापति होता है, मंत्री परिषद की समस्त कार्यवाहियों का संचालन करता है, मंत्रिमंडल की कार्यवाहियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है और यह एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है, एक औसत दर्जे के प्रधानमंत्री को भी अपनी सहयोगियों की तुलना में अधिक महत्व प्रदान होता है। प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों को
से विभिन्न विभागों पर नियंत्रण रखने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय या प्रधानमंत्री सचिवालय बहुत अधिक सहायता करता है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है, जिनका अभी हाल में वर्षों में बहुत अधिक विकास हुआ। प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों से विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है। इस संबंध में लॉर्ड मार्ले ने समकक्षों ने प्रथम कहा है और सर विलियम हार्टफोर्ड ने नक्षत्रों के बीच चंद्रमा कहा है। डॉक्टर जेनिक ने जिसके चारों ओर समस्त ग्रह घूमते हैं वो ग्रह कहा। इस प्रकार भारतीय प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। एक स्थिति तो कानूनी रूप से, दूसरी स्थिति देश का जब शासन व्यवस्था, प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था या मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था संचालित की गई, वो सिचुएशन, वो स्थिति ऐसी थी कि देश को करिश्माई व्यक्तित्व मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। तीनों प्रधानमंत्रियों का करिश्माई व्यक्तित्व प्रधानमंत्री के कार्यशैली को और अधिक महत्वपूर्ण करता है। इस तीसरे महत्वपूर्ण के कारण 1984 तक आते आते ये देखा कि अब कैबिनेट नहीं चलती, मंत्रिमंडल नहीं चलता, प्रत्येक निर्णय प्रधानमंत्री चलता है। और वो स्थिति 89 के चुनाव में बिल्कुल बदल गई, क्योंकि उस समय सरकार दूसरी आ गई। इस प्रकार मुख्य जो बहुमत की स्थिति है उससे प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रधानमंत्री की शक्तियां और विभिन्न रूपों में भूमिका। हमने एक रूप उसका वर्णन कर दिया, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। दूसरा रूप करना है प्रधानमंत्री और संसद। दूसरा है प्रधानमंत्री और संसद। प्रधानमंत्री और संसद, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की शासन व्यवस्था कौन सी है। अगर देश की शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक है तो देश का शासन अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति होता है। अगर देश की शासन व्यवस्था संस्थात्मक है तो देश का शासन संसद और उसका प्रथम व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। तो भारतीय जो शासन व्यवस्था है ये संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री को दोहरा व्यक्तित्व प्राप्त होता है। एक और तो है मंत्रिपरिषद का प्रधान, एक और तो है मंत्रिपरिषद का प्रधान, दूसरा वह लोकसभा का नेता, दूसरा वह लोकसभा का नेता है। मंत्रिपरिषद का कोई अन्य प्रधानमंत्री की भांति संसद की समस्त मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। कोई भी दूसरा मंत्री संसद की सारी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, जबकि देश संसद का प्रतिनिधित्व करता है। शासन की नीति से संबंधित अंतिम तथा अधिकृत भाषण प्रधानमंत्री का होता है। संसद में अपने सहयोगियों द्वारा दिए गए भाषण से उत्पन्न गलतफहमियों को दूर करना, अपने सहयोगियों के भाषण में आवश्यक संशोधन करने का कार्य भी प्रधानमंत्री का ही होता है। व्यवस्थापिका या संसद की समस्त कार्यवाही का संचालन प्रधानमंत्री का ही नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित विभिन्न जो कानून बनाए जाते हैं, विभिन्न विधेयक बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री इस बात का निर्णय करता है कि शासन की नीति कार्यरूप परिवर्तन करने के लिए कानूनों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण कानूनों के लिए विधेयक समूह या प्रधानमंत्री के सहयोगियों द्वारा प्रदान किया जाता है। दलीय सत्तातक द्वारा अपने सदस्यों को आवश्यक आदेश दिए जाते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 1991 में 96 में इस संबंध में आंशिक रूप से सत्य है, लेकिन 1989-91, 1996-2004 के वर्षों में कह पाना संभव नहीं है कि इन वर्षों में 5 प्रधानमंत्री सुदृढ़ हुए और जो संसद में ठोस बहुमत प्राप्त कर सके, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। सरकारों में साझेदारों में मतभेद की स्थिति थी। अनेक अवसरों में अनेक सरकार अपनी इच्छा अनुसार कानून का निर्माण करने में असफल है। कुछ अवसरों में सरकार संसद के दोनों सदनों में अनावश्यक तथा घोर अशोभनीय शोर शराबे का अवसरों का सामना करना।
2014 में 16वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। अतः विधायकों के निर्णयों में वापस जो पहले की स्थिति थी 1989 से वो स्थिति प्राप्त होगी। निर्णय लेने में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। संसद का अधिवेशन बुलाने स्थगित करने का कार्य प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति करता है। संसद को एक और महत्वपूर्ण शक्ति लोकसभा में विघटन करने की भी है। यद्यपि औपचारिक रूप से यह कार्य राष्ट्रपति का है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के इच्छानुसार ही संसद को विघटन किया जाता है। प्रधानमंत्री अपनी शक्ति के प्रयोग द्वारा लोकसभा को अपने इच्छानुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। व्यवहार में अब तक 9 बार ऐसा जब संसद लोकसभा को विघटन किया गया, जब संसद को भंग किया, ऐसा 9 बार हुआ। पहला दिसंबर 1977 में हुआ, दूसरा जनवरी 1977 में हुआ, तीसरा अगस्त 1979 में हुआ, चौथा नवंबर 1984 में हुआ, 5वां अक्टूबर 1989 में हुआ, 6 मार्च 1991 में हुआ, 7वां दिसंबर 1997 में हुआ, 8वां अप्रैल 1999 में हुआ और फरवरी 2004 में। कुल 9 बार ऐसी स्थिति हुई जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा को भंग किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा रूप है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की हम तुलना करें तो इसके संबंध में हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 को देखना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी मंत्रिपरिषद के लिए हमें अनुच्छेद 75 को देखना पड़ा। अनुच्छेद 75 क्या कहता है ये बात स्पष्ट की गई। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध में हमें समझने के लिए उनके बीच कैसे संबंध होंगे, किस प्रकार से अपने पदाधिकारियों की भूमिका होगी, इसके संबंध में अनुच्छेद 78 को हमें समझना होगा। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 को हमें इसके समझने होगा। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के 3 कार्य बताए गए। प्रधानमंत्री के 3 कार्य बताए गए। संघ का प्रशासन, कानून निर्माण के विधेयकों के विषय में मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति की सूचना देना। जो कानून संसद द्वारा पारित किया जाता है उस कानून के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देना। दूसरा, जो कानून मामलों के निर्णय से संबंधित सुझाव आए हैं उनके बारे में राष्ट्रपति को सूचना देना। तीसरा, राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के विचार के लिए कोई मामला रखना हो तो मंत्री का निर्णय ले चुका है, परंतु जिस पर मंत्रिपरिषद का निर्णय नहीं लिया गया है, इन 3 स्थितियों में अनुच्छेद 78 के द्वारा उल्लेखित किया गया है। सार्वजनिक महत्व के मामले में राष्ट्र के प्रधान केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित कर सकता है। कोई भी अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की अनुमति से ही राष्ट्रपति से भेंट कर सकता है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच में जो अध्ययन रहे उनका अध्ययन किया जाए तो यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को एक संवैधानिक प्रधान की भूमिका तक सीमित कर दिया है। एक संवैधानिक प्रधान तक की भूमिका तक सीमित कर दिया है। इसके संबंध में हम एक बात देखें, जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री नेहरू के बीच हिंदू कोड में नियोजन, परिवार नियोजन था, निजी संपत्ति सीमाकरण, सरकारी कृषि आदि विषयों में तीव्र मतभेद थे। राष्ट्रपति द्वारा कुछ अवसरों पर अपने विचार व्यक्त किए गए, पर लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इन छवों के सम्मुख झुकना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र राधाकृष्णन ने भी राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र भूमिका निभाने के लिए 1962 में चीन के आक्रमण के समय, 1965 के भाषा विवाद के समय उन्होंने कुशल प्रभावशाली व्यक्तित्व बनने का अवसर दिया, लेकिन अधिकांश में वो असफल रहे। कारण क्या था? संसदीय शासन व्यवस्था। उदाहरण के लिए लाहौर क्षेत्र में भारतीय सेनाओं में प्रवेश के संबंध में
प्रधानमंत्री शास्त्री ने राष्ट्रपति से कोई परामर्श नहीं लिया था। नवंबर 1966 में कैबिनेट का जब पुनर्गठन किया गया तो श्रीमती गांधी द्वारा राष्ट्रपति को पूर्ण अंधकार में रखा गया। द्वितीय प्रधानमंत्री के बाद भारत इस धारणा को अपनाया गया कि प्रधानमंत्री का व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा और चौथे और पांचवें राष्ट्रपति के निजी प्रयासों के फलस्वरूप वो अपने पद पर आसीन हुए। इसके द्वारा प्रधानमंत्री ने उनकी प्रत्येक इच्छाओं को विरोधाभास कार्य किया। 1970 में कार्यवाहक राष्ट्रपति जत्ती और मंत्रिपरिषद के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन अंत में जत्ती को अपनी हठधर्मिता को छोड़कर संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ा। जुलाई और अगस्त 1979 में ये स्थिति उत्पन्न हुई और प्रधानमंत्री के चयन में विवेक का प्रयोग किया गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध में घनिष्ठ अपना परिचय दे रहे देश के। मार्च 1977 से जनवरी 1980, 1989 से 1991, 1996 से 1998 में जो घटनाक्रम चला जिसमें किसी भी दल की स्पष्ट सरकार नहीं थी, यदि प्रधानमंत्री कमजोर हो तो लोकसभा समुचित बहुमत प्राप्त न हो, लोकसभा में एक दल की एकता का अभाव हो तो राष्ट्रपति राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार जब पूर्ण बहुमत की स्थिति हो तो राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है, किंतु जब पूर्ण बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि हो सकती है। किंतु भारतीय राजनीति में मैंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जत्ती और राधाकृष्ण जिन राष्ट्रपतियों ने हठधर्मिता अपनाई, अंत में जाकर उनको संसदीय शासन व्यवस्था से अपने हठधर्मिता से झुकना पड़ा। थैंक यू, धन्यवाद।